हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास होने वाली है हमारी ज्योग्राफी की क्लास, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। कई चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे एक ही वीडियो में, जो हर बार जो है हमारे एचटेट में पूछे जाते हैं। देखो, एक सेकंड रुकना। क्या था? वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के कुछ ताप कटिबंध हैं, जो शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। उसके बाद हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और हमारी चट्टानें। कुछ वनों के बारे में पढ़ेंगे, वन क्षेत्र, और साथ में हम पढ़ेंगे कुछ पर्वतों के बारे में भी। तो ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी, एक ही पीडीएफ में कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। इसमें 6 to 8 यानी कि इसमें 6 to हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो 6 के हो, 7th के हो, 8 के हो, 9th के हो, चाहे 10th के हो। और जो चट्टानों वाला चैप्टर है वो क्लास 11th का है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी भी ग्रुप में शेयर कर देना। और जिसको वीडियो अच्छी लगे वो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी थी, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। ताप कटिबंध, जिसमें हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंध के बारे में। तो उष्ण क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, हमने कई बार पढ़ा है। ग्लोब के जैसे इस तरह से पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो हिस्सों में बटी है। ये हमारी हो गई मकर रेखा, और ये कर्क रेखा, और ये हमारी हो गई इस तरफ मकर रेखा, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये देखो, यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर ये हमारी है मकर रेखा, जो भारत के बीचों बीच इस कर्क रेखा है, मैं बार बार भूल जाती हूँ इसका। कर्क रेखा है जो कि हमारे भारत के बीचों बीच से जाती है। और ये है मकर रेखा दक्षिण की तरफ। और ये है हमारी विषुवत वृत्त, जो कि 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री। और ये है 23.5 डिग्री। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। और जो हमारा सूर्य की स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर। तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर है, अगर मान लो तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इस रेखा से लेकर के इस रेखा के बीचों बीच। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। फिर यहाँ से तिरछी हो जाएंगी सूर्य की किरणें। सूर्य थोड़ी ना यहाँ पर जाएगा, पृथ्वी तो घूमती है ना, सूर्य इस तरफ जाता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी हो जाती हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ से चलती हुई इस तरह यहाँ पर जाती हैं, तो यानी कि तिरछी पड़ती है। एक तो सीधा प्रकाश पड़े सूर्य का, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, और एक तिरछा पड़े थोड़ी सी, मतलब हम हमारी भाषा में बोले तो थोड़ा साइड में, और इस तरह से क्या होता है, लंबी यानी कि तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में इनको काफ़ी टाइम भी लगता है, और काफ़ी जो है बहुत ही कम यहाँ पर लगती है। इसी वजह से यहाँ पर ठंड होती है, बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर, ना के बराबर है। शीत कटिबंध है ये, शीत क्षेत्र। तो हमारा उष्ण क्षेत्र है वो सिर्फ यहाँ पर है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीचों बीच। तो इसके बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों के ऊपर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। चूँकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ये देखो, सूर्य क्या है, अक्षांशों के ऊपर, यानी कि जो ये एरिया है मकर रेखा और ये कर्क रेखा और बीच की जो विषुवत वृत्त, इस एरिया में जो है सूर्य की किरणें क्या होती हैं, ठीक सीधी पड़ती हैं। वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होती हैं ये रेखाएं। तो ये सूर्य के, तो इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, उष्ण, यानी कि गर्म, ऊष्मा ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। शीतल कटिबंधीय क्षेत्र में कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश के ऊपर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, यानी कि इनके पश्चात यहाँ इस एरिया में और यहाँ इस एरिया में क्या होता है, सूर्य बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं होता। क्या होता है, जो है तिरछी पड़ती है यहाँ पर सूर्य की किरणें, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती हैं। और इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववर्त, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुववर्त के बीच
वाले क्षेत्र का तापमान क्या होता है, मध्यम रहता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो एरिया है, मान लो हमारा ये ग्लोब, ये बीच की रेखा 0 डिग्री वाली, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, उसके पश्चात जो ये रेखा है और ये यहाँ वाली दक्षिण वाली, दक्षिणी ध्रुववर्त और उत्तरी ध्रुववर्त, ये उत्तरी ध्रुववर्त हो गया, यहाँ से लेकर के ये वाला एरिया, और यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुववर्त। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं हम, शीतोष्ण कटिबंध। इसको, इस एरिया को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववर्त, ये हमारी कर्क रेखा है और ये हमारा उत्तरी ध्रुववर्त। यहाँ से क्या होता है, इसके बीचों बीच का एरिया, और ये यहाँ पर है दक्षिण की साइड में जो हमारी मकर रेखा है और ये दक्षिणी ध्रुववर्त, इसके बीचों बीच में क्या होता है, ये क्षेत्र, यहाँ पर तापमान जो है कम रहता है सूर्य की तिरछी किरणों की वजह से, और इसी वजह से इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बीच वाला, फिर उसके बाद हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय, और जो ये बच जाएगा ना लास्ट में, इसको बोलेंगे हम शीत कटिबंध। तो ये यहाँ पर है शीत कटिबंध। अगला पॉइंट देखो, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववर्त और उत्तरी ध्रुव तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववर्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर फोटो पहले से दी गई है, इसके माध्यम से आप देख लो। ये देखो जो है उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये है शीतोष्ण कटिबंध, ये है शीत कटिबंध, और ये हमारा जो बीच का बच गया ये हमारा उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। ये उत्तरी ध्रुव और ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है वो जो है बर्फ़ पड़ती है हमेशा। यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंड रहती है हमेशा, और यहाँ पर क्या होती है, गर्म मौसम रहता है। गर्मी यानी कि ऊष्मा की वजह से क्या होता है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अगला हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, तथा उत्तरी ध्रुव और जो है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखा। जो खड़ी रेखाएं होती हैं इस तरह से, इनको क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखाएं। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। इसको मिलाने वाली, सच में यहाँ पर कोई रेखाएं नहीं होती, ये सिर्फ हमें क्या है, समय को मापने के लिए, स्थान को मापने के लिए ये रेखाएं हमने बनाई हैं ग्लोब के ऊपर। तो ये क्या है, ये जो काल्पनिक रेखा है इस तरह से डॉट डॉट से दर्शा लो, इसको क्या बोलते हैं हम, देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं। उसके पश्चात क्या होती है, ये यहाँ से स्टार्टिंग हो के यहाँ पर इस तरह से, ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। समानांतर मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ऐसे नहीं होती, बिल्कुल ऐसे नहीं कि ये इस तरह से स्टार्ट हो गई फिर यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये इनकी लंबाई बराबर होती है, एक समान होती है सबकी लंबाई, और क्या होती हैं, ये समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं, यहाँ से स्टार्ट होती हैं और यहाँ पर मिल जाती हैं, चाहे कहीं से भी आए। ये देखिए इस तरह से उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होकर दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी बढ़ती जाती है। यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग होते हैं तो इनके बीच की जो दूरी होती है, जैसे कि ये है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है, फिर ये बीच की रेखा है हमारी, मान लो यहाँ से स्टार्टिंग होती है तो इनके बीच की जो दूरी होती है, देखो यहाँ पर दूरी कम है, बीच में ज़्यादा है। फिर ये दूसरी रेखा आ गई, मान लो ये, तो यहाँ पर दूरी कम है, बीच में ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो ध्रुवों के पास क्या होती है, जो रेखाएं होती है वो आपस में नज़दीक होती हैं, और जो ध्रुवों से दूर जाती हैं तो ये क्या होती हैं, दूर होती जाती हैं इस तरह से। इनके बीच की दूरी क्या होती है, अधिकतम कितनी हो जाती है इनके बीच की दूरी, 111.32 किलोमीटर।
अगला है ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर कहते हैं और इसी देशांतर का मान है 0 डिग्री। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की गणना करते हैं और एक प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। पूर्वी 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है, यानी कि कितने का हम मान करते हैं 180 डिग्री का। ये क्या है, प्रधान यामोत्तर कहलाती हैं, जो ग्रीनविच से गुजरने वाली है 0 डिग्री वाली। वहीं से हम हमारे समय का जो मापन करते हैं प्रधान यामोत्तर कहलाती है। और ये क्या है, इससे हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की क्या करते हैं गणना 180 डिग्री की। उसके पश्चात में ये देखो, जो पश्चिमी देशांतर है वो क्या कहलाती है, प्रधान यामोत्तर रेखा के बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं होती है वो पूर्वी देशांतर। यानी कि ये मान लो ये है, तो हमें सब पहले से एक बात तो हमें सबको पता है कि सूर्य ना पृथ्वी की जो गति है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व है। ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो ये इस तरह से घूमती है पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसी वजह से क्या होता है, जो समय होता है, यानी कि यहाँ पर अगर 0 यानी कि मान लो यहाँ पर 12 बजे हैं, यहाँ पर अगर 12 बजे हैं, फिर आप अगर समय का मापन करोगे तो यहाँ पर आगे पता चलेगा ना कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, इस तरह से। तो यहाँ से अगर आप 15 डिग्री चलोगे तो 1 घंटे का समय हो गया, 15 डिग्री में 1 घंटे का समय होता है। यहाँ से 15 डिग्री जाओगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 बजे हैं तो 1 बज जाएगा। यहाँ इस तरफ जाओगे आप पश्चिम की तरफ तो क्या होगा, हमारे 11 बजेंगे, माइनस हो जाएगा समय। बाद में समझेंगे इसको, आगे देख लो एक बार। आगे देख लो, प्रधान यामोत्तर 8 देशों से होकर के गुजरती है। जो प्रधान यामोत्तर है वो कितने देशों से होकर के गुजरती है, 8 देशों से। कौन कौन से 8 देश है यहाँ पर दिए हुए हैं, अल्जीरिया है, बुर्किना फासो, घाना, माली, स्पेन, टोगो, फ्रांस और यूके से होकर के गुजरती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई ना कुल संख्या कितनी होती है, 360। कितनी होती है कुल संख्या देशांतर रेखाओं की, कुल संख्या है 360। प्रधान यामोत्तर रेखा को भूमध्य रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर से गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट काटती हैं। यानी कि जो प्रधान यामोत्तर रेखा है और जो भूमध्य रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा होगी और ये हमारी प्रधान यामोत्तर हो गई। तो ये आपस में कहाँ पर काटती हैं एक दूसरे को, अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी में, नल आइलैंड के निकट। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में कितनी घूम जाती है, 360 डिग्री। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है, पृथ्वी को 360 डिग्री घूमती है तो 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। उसी प्रकार से अगर 15 डिग्री घूम गई तो 1 घंटा हो जाएगा, 15 चौके 60, तो 60 मिनट में कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। और इसी वजह से इसी तरह से हम इसी तरीके से टाइम निकालते हैं कि जैसे कि एक ग्रीनविच पे 12 बज गए, उसके पश्चात में आपसे पूछ ले, यहाँ पर 0 डिग्री है ग्रीनविच पे, आपसे 15 डिग्री पश्चिम का पूछ ले या फिर 30 डिग्री पश्चिम का पूछ ले कि 30 डिग्री पश्चिम में कितना समय हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 होते हैं। 15 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया। आपसे 30 डिग्री का पूछा है और पश्चिम पूछा है, समय साइड भी दी है ना पश्चिम की साइड में, तो पश्चिम की साइड में हमेशा माइनस होगा, पूर्व की साइड में हमेशा टाइम प्लस होगा। यहाँ पर 12 बजे हैं और 30 डिग्री पूछा है तो 2 घंटे हो गए और 2 घंटे माइनस करने हैं, तो 12 से 2 घंटे पहले की बात करें हम तो 10 बजे होंगे, यहाँ पर 10 AM होगा। अगर आपसे पूछ ले कि 30 डिग्री पूर्व का बताओ तो क्या होगा, 12, उसके बाद 1 घंटा होगा तो 1 बजेंगे, फिर 2 बजेंगे तो 2 बजे, और यहाँ पर क्या समय होगा, PM होगा। यानी कि पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूमती है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लेती है, उसी हिसाब से 15 डिग्री में 1 घंटा होगा। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात करते हैं और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, गोरे कहा गया है। दोनों देशांतरों के बीच की दूरी को, ये दूरी है उसको क्या नाम दिया गया है, गोरे। नेक्स्ट देख लो, समय का निर्धारण। समय का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, लंदन के पूर्व में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाले देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा।
उसको हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। कई बार पढ़ चुके हैं। क्योंकि जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। चक्कर किस प्रकार से लगाती है? पृथ्वी हमारी पश्चिम से घूमती है पूर्व की तरफ। अतः वे स्थान जो कि ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका स्थान ग्रीनविच समय से आगे होता है। ग्रीनविच के यानी कि जो ग्रीनविच है यहाँ, इससे पूर्व में जो स्थान है उनका समय क्या होगा? प्लस यानी कि आगे होगा। और जो पश्चिम में है ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है यानी कि पश्चिमी इस तरफ, तो पश्चिम में है उनका स्थान क्या होगा? पीछे होगा। पीछे यानी कि माइनस होगा। आप ये लगा लो, आप रीजनिंग में भी तो पढ़ते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं हम रीजनिंग में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर उत्तर है, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये फिर हमारा पश्चिम हो गया। ये उत्तर दिशा है, इसी को मेन मानते हैं ना उत्तर दिशा को। उसमें रीजनिंग पढ़ते समय उत्तर दिशा यहाँ पर होती है मेन, इसको बीच में, तो यहाँ आप मेन को उत्तर दिशा को क्या मान लेना? ग्रीनविच। फिर ये देख लेना, पूर्व में हमेशा सूरज पहले उगता है। जहाँ पहले सूरज उगेगा वहाँ समय पहले होगा, यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ पर सूर्य को पहुँचने में क्या लगता है? टाइम होता है, तो ये 2 घंटे पीछे है। वैसे कहने के लिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन क्या होता है यहाँ पर टाइम माइनस होता है। तो सूर्य यहाँ पर पहले निकलेगा इसलिए प्लस मान लो, सूर्य यहाँ पर बाद में आएगा इसको माइनस मान लो, और इसी वजह से आप ग्रीनविच से समय को निकाल सकते हैं कि कितने डिग्री है। डिग्री हमेशा याद रखना, 1 डिग्री में कितना समय लगेगा? 1 डिग्री में 4 मिनट, 15 डिग्री में होगा 1 घंटा आपका। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। फिर आपसे 15 डिग्री भी पूछ सकता है, 20 डिग्री भी दे सकता है, 30 डिग्री भी दे सकता है, 50 डिग्री का भी पूछ सकता है। तो आप क्या होगा, 30 डिग्री में आप 2 घंटे निकाल लेना, और फिर 20 का निकाल लेना 1-1 डिग्री करके कि कितना है। 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो 20 चौके इस तरह से करके मल्टीपल करके आप समय निकाल सकते हैं किसी भी समय का। पूर्व पश्चिम का याद रखना, पूर्व का पूछ ले ग्रीनविच से तो प्लस कर देना 12 में, और जो आपको अगर ग्रीनविच का टाइम अलग दे दे, 12 की बजाय आपको बता दे कि ग्रीनविच पे 8 बजे हैं, 8 बजे हैं, उसके पश्चात ग्रीनविच से पूर्व में इतने डिग्री पर कितने बजे होंगे। मान लो ग्रीनविच में आपको बता दिया कि 8 AM है, सुबह के 8 बजे हैं। यहाँ पर आपसे पूछ ले कि पश्चिम में 15 डिग्री पर क्या बजेंगे, तो पश्चिम में आपको पता है माइनस होगा, और 15 डिग्री पे 15 डिग्री पर 1 घंटा होगा आपको पता है, तो 1 घंटा माइनस कर देना, 7 AM कर देना। इस प्रकार से आप आसानी से टाइम निकाल लोगे। ये यहाँ पर भी दिया गया है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, और 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, यानी कि 1 डिग्री 4 मिनट और 15 डिग्री 1 घंटा। इस प्रकार से जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में दोपहर के 1 बजे होंगे, और ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में सुबह के 11 बजे होंगे। आगे देख लो, संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। पूरे विश्व के टाइम को कितने भागों में बांटा गया है? 24 टाइम जोन में। फ्रांस विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन वाला यानी कि कुल 13 टाइम जोन वाला देश है। रूस और USA में 11-11 टाइम जोन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चाहे उत्तर से देख लो चाहे पश्चिम से देख लो, दोनों जो 180 डिग्री यहाँ पर जाओगे और 180 डिग्री यहाँ जाओगे आप, तो ये दोनों रेखाएं क्या है? एक ही रेखा है। दोनों 180 डिग्री इधर जाओगे या 180 इधर जाओ आप, ये हमारा ग्लोब, ये है बीच की रेखा। इसके पीछे क्या है? मान लो यहाँ से आपको 180 डिग्री जाना है, 180 डिग्री घूम गए, यहाँ से 180 डिग्री जाओगे, चाहे इधर से जा लो चाहे उधर से जा लो, आप एक ही रेखा के ऊपर टकराओगे बीचों बीच। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन का लाभ और पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन की हानि होगी। उदाहरण के लिए मंगलवार को पूर्व दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लेने पर बुधवार का दिन हो जाएगा, और उसी प्रकार से उस दिन अपनी यात्रा शुरू करने वाले लेकिन पश्चिम दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऊपर दिया गया होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने पर
क्या होगा, सोमवार का दिन हो जाएगा। समझ में आया कुछ? फिर से देख लो एक बार। यहाँ से देखो, उदाहरण के लिए मंगलवार को पूर्व दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लेने पर पूर्व दिशा में बुधवार का दिन हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, बुधवार का दिन, अगला दिन आ गया। हमने पता किया ना, यहाँ पर बीचों बीच 0 डिग्री है। पूर्व में जाएंगे तो प्लस होगा, पश्चिम में जाएंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो, मंगलवार का दिन है और फिर पूर्व दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर क्या हो जाएगा, बुधवार का दिन हो जाएगा। यहाँ पर गए, मंगल से क्या हो गया, बुधवार हो गया। उसी प्रकार अपनी यात्रा शुरू करने वाले लेकिन पश्चिम दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए यहाँ मंगलवार था तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोमवार का दिन, माइनस हो जाएगा एक दिन। क्या हो जाएगा, सोमवार का दिन हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भागों में बांटा है, भूप्रपट्टी है, मेंटल है और करोड़ है। ये यहाँ पर इसकी संरचना भी दी गई है। यहाँ पर क्या है, करोड़, इतना एरिया 5100 किलोमीटर यहाँ तक है ठोस। उसके पश्चात यहाँ पर 2900 किलोमीटर का एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, द्रव हिस्सा है। और ये फिर हिस्सा है हमारा मेंटल का, जिसमें दुर्बलता मंडल है। भूप्रपट्टी है 0 से 100 किलोमीटर मोटी। स्थल मंडल है भूप्रपट्टी तथा ऊपरी सर्वाधिक ठोस मेंटल। ऊपरी परत जो होती है उसको बोलते हैं भूप्रपट्टी, पृथ्वी की ऊपरी परत, क्रस्ट। इनके बारे में, तीनों के बारे में डिटेल में यहाँ पर देखो। भूप्रपट्टी, सबसे पहले पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, भूप्रपट्टी। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे ये 30 किलोमीटर तक है। भूप्रपट्टी की जो मोटाई है वो महासागरों के नीचे कितनी है, 5 किलोमीटर, और महाद्वीपों के नीचे है 30 किलोमीटर। मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के क्षेत्र में इनकी मोटाई कितनी है, 70 से 100 किलोमीटर। कितनी है, पर्वत श्रृंखला में 70 से 100 किलोमीटर तक इनकी मोटाई। भूप्रपट्टी मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है और इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, सियाल। सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल, याद रखना, सियाल को ही बोलते हैं भूप्रपट्टी, यानी कि एल्यूमिनियम से निर्मित है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व है 2.4 ग्राम घन सेंटीमीटर और ये पृथ्वी के कुल आयतन का 1% भाग घेरे हुए है। भूप्रपट्टी में महत्वपूर्ण जो तत्व है उनका डायग्राम दिया है। ऑक्सीजन है 46.8, सिलिकॉन है 27.7, एल्यूमिनियम है 8.1, लोहा है 5.0, कैल्शियम 3.6, सोडियम है 2.8, पोटासियम 2.6, मैग्नीशियम 2.0% प्रतिशत में दिया है। नेक्स्ट देख लो, भूकंपीय तरंगे। जितना इम्पोर्टेंट है उतना इसमें दिया गया है, सारी PDF मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने अचटेट के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगे, यानी कि भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। एक तो भूगर्भिक तरंगे होती हैं और एक धरातलीय तरंगे होती हैं। भूगर्भिक तरंगे जो कि प्राथमिक तरंगे होती हैं, P तरंगे और S तरंगे। फिर होती हैं धरातलीय तरंगे जो कि L तरंगे, इनको बोलते हैं L तरंगे। इनके बारे में डिटेल में देखो। भूगर्भिक तरंगे, बॉडी वेव्स, ये तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर के सभी दिशाओं में फैलती हैं, यानी कि यहाँ से चारों तरफ फैलती जाती हैं। भूगर्भिक तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। P और S तरंगे होती हैं प्राथमिक तरंगे, और L तरंगे यानी कि धरातलीय तरंगे। P और S तरंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे P के बारे में। भूगर्भिक तरंगे यानी कि सबसे पहले हम P के बारे में पढ़ेंगे। P तरंगे, प्राथमिक तरंगे, इनकी गति कितनी होती है, सर्वाधिक गति होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 8 से 14 किलोमीटर इनकी गति होती है वाली भूकंपीय तरंगे होती हैं। धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे तेजी से पहुंचती है, यानी कि नीचे ज़मीन में से निकल के एकदम ऊपर धरातल के ऊपर आती हैं, तो इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, एकदम से धरातल के ऊपर आती हैं। ठोस, द्रव और गैस से गुजर सकती हैं।
ठोस में से भी गुजर जाएंगी, द्रव में से गुजर जाएंगी और गैस में से भी गुजर जाएंगी। तीनों माध्यम से गुजर जाएंगी, तेजी से गुजर जाएंगी एकदम। ठोस पदार्थों में गति अधिक होगी, ठोस में क्या होगी, गति अधिक होगी। और ये अनुदैर्घ्य तरंगे यानी कि ध्वनि तरंग जैसी होती हैं, ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं ये पी तरंगे। इनमें कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती हैं। कंपन की दिशा जो होती है वो तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। तरंगे जहाँ जाती हैं मतलब वहाँ पर भूकंप महसूस होता है, कंपन महसूस होता है। इनके फलस्वरूप सैलों में संकुचन और फैलाव होता है। जो सैल होती हैं नीचे उनमें फैलाव हो जाती है, फैलाव होता है इस तरह से। तथा घनत्व में भिन्नता आती है, घनत्व बढ़ जाता है। एस तरंगे हैं, इनकी गति उनसे थोड़ी सी कम होती है। सबसे फास्ट तरंगे होती हैं पी तरंगे। फिर होती हैं ये एस तरंगे, इनकी गति होती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड और ये क्या होती हैं, पी की अपेक्षा कम होती हैं थोड़ी सी। धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, यानी कि कम स्पीड है तो धीरे पहुंचेगी उनसे। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से में ही चलती हैं, मतलब वो तीनों माध्यम से गुजर सकती है। पी तरंगे वो एकदम तूफान की तरह ऊपर आएगी सीधे, और ये क्या होती है, ठोस माध्यम से ही निकलती है, ठोस माध्यम में ही चलती है। यह अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि प्रकाश तरंगों के समान चलती है। वो ध्वनि के समान चलती है, ये प्रकाश के समान चलती है। इनमें कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के लंबवत होता है। इनका मतलब वो समानांतर चलती हैं कंपन की दिशा के, और ये क्या होती है, लंबवत चलती हैं। कंपन की दिशा तरंगों की गति की दिशा के लंबवत होती हैं, और ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार और गर्त बना देती हैं। यानी कि ठोस माध्यम से गुजरती हैं तो इस तरह से उभार बना देती हैं, गर्त बनाती हुई चलती हैं। लास्ट आती है हमारी धरातलीय तरंगे या फिर हमारी एल तरंगे, जो कि इनकी धीमी गति होती है, धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती है। इनका वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि सबसे कम होता है। वेग यानी कि इनकी चाल जो होती है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये पूरे धरातल पर भ्रमण करती हैं, ऊपर तक भ्रमण करती हैं, और इनकी लंबी अवधि वाली तरंगे कहा जाता है, यानी कि लॉन्ग वेव्स कहते हैं इनको। ये तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर जाएंगी, एकदम बम की तरह फटेगी ऊपर धीरे धीरे पहुंचेंगी, पता भी नहीं चलेगा, और ऊपर जाकर के क्या करेंगी, ज़्यादा नुकसान करती हैं। सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, और इन्हीं के कारण शैलें विभाजित हो जाती हैं तथा इमारतें गिर जाती हैं। यानी कि मान लो ये धरातल है, पहली जो तरंगे हैं पी तरंगे वो एकदम फटाक से ऊपर जाएंगी, पता नहीं चलेगा, मतलब थोड़ी बहुत हलचल महसूस होगी, जो कि जिनको हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर हम कई बार हमें यहाँ पर महसूस होता है। कई बार घर वाले भी बताते हैं कि रात को भूकंप आया था, हम सोते रहते हैं निश्चिंत होकर के, पता भी नहीं चलता कि कब भूकंप आया था। थोड़ी घर में जैसे अभी तो किचन वैसे हो गए, लेकिन पहले जो किचन थे वो हिलते डुलते थे बर्तन, पता चलता था कि भूकंप आया है। फिर हमारी होती हैं एस तरंगे, जो थोड़ी सी कम होती हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब छोटे मोटे जैसे कि बर्तन नीचे गिर गए, या फिर इधर उधर कुछ घरों में सामान इधर उधर हो गया, इस तरह से। और ये जो तरंगे होती हैं, ये लास्ट में अस तरंगे, ये धीरे धीरे पहुँचती है ऊपर, लेकिन क्या करती हैं, पहुँचने के बाद यहाँ पर फैल जाती, या क्या करती हैं, यहाँ पर भ्रमण करती हैं। मान लो यहाँ पर आकर के सारी इकट्ठी हो गई हो, और यहाँ पर बड़ 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 सब कुछ फोड़ तोड़ कर देती हैं, पूरी बिल्डिंगें गिरा देती हैं। हम सुनते हैं ना कि भूकंप की वजह से इतना नुकसान हो गया, इतने लोग मारे गए, इतनी जनहानि हो गई, इतनी चीज़ों का नुकसान हो गया। तो वो क्या होती है, जितना ज़्यादा नुकसान होगा, मतलब समझ लो आपके जो धरातलीय तरंगे हैं वो आई हैं। अगला है भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंप लेखी यंत्र। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ क्षेत्र भी हैं, ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर कोई भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती, और इन क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। यंत्र याद रख लेना बस। भूविज्ञान ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ देखो, भूकंप लेखी, ये देखो ऊपर वाला भूकंप लेखी भूकंप अवधि के अंदर से 150 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करता है। 145 डिग्री के बाद केवल पी तरंगों का ही अभिलेखन करता है, और अंत में भूकंप क्या है, थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं इसको। अतः भूकंप अवधि के अंदर से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। 105 डिग्री के बाद के क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती हैं, और एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है।
अधिक विस्तृत होता है। इनका मतलब क्या है, ये जो भूकंप अधिकेंद्र है, भूकंप लेखी, ये इनका जो है सम्मान बता रहा भाई कि पी तरंगे इतने एरिया में फैलती हैं, एस तरंगे इतने डिग्री के जो है पहुंचती हैं। पी और एस क्या होता है, अभिलेखन करता है दोनों का, तो 145 डिग्री के बाद केवल पी तरंगों का ही अभिलेखन करता है 145 डिग्री के पश्चात। और अंत में भूकंप अधिकेंद्र से 105 से 145 के बीच का जो क्षेत्र है, दोनों प्रकार के तरंगों के लिए क्षेत्र है 105 से 145 डिग्री, और फिर 145 के आगे पी तरंगों का ही जो है अभिलेखन करता है। 105 डिग्री के बाद के जो इस क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है 105 से 145 के बीच में, ये एस तरंगे यहाँ पर नहीं पहुँचती हैं। एस तरंगों का जो क्षेत्र होता है, छाया क्षेत्र मतलब इनका फैलाव जो होता है, वो क्या होता है, पी तरंगों की छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। भूकंप का माप। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंप के परिणाम अथवा इनकी तीव्रता के आधार पर किया गया है। जैसे कि रिएक्टर स्केल है, इसके द्वारा भूकंप के परिमाण को मापा जाता है। एक तो ये याद रख लेना, भूकंप का परिमाण, रिएक्टर स्केल। भूकंप का परिणाम भूकंप के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा को दर्शाता है, और इस स्केल के द्वारा भूकंप का परिमाण 0 से 10 तक के पैमाने पर मापा जाता है कि कितने डिग्री, कितना जो था 7 का या 8 का या 9 का, मतलब ज़्यादा हो जाता है इस तरह से, ज़्यादातर 8-7 के बीच में ही रह जाते हैं। मर्केली स्केल, इस स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापते हैं कि कितनी तीव्र गति से आया है। भूकंप की तीव्रता भूकंप के कारण होने वाली क्षति यानी कि हानि को दर्शाता है, और ये पैमाना भूकंप की तीव्रता को 0 से 12 तक के पैमाने पर मापता है। कितने पैमाने पर मापता है, 0 से लेकर के 12 के बीच का पैमाना जो है उसको मापता है मर्केली। ये एक तो रिक्टर पैमाना जो है वो क्या करेगा, ऊर्जा, कितनी ऊर्जा निकली है भूकंप से, कितनी ऊर्जा मुक्त हुई है उसको मापेगा, और ये इसकी गति को मापेगा कि कितनी तीव्र गति से है, और वो किस प्रकार से मापेगा कि कितनी हानि हुई है भूकंप से। भूकंप का प्रभाव, भूमि का कंपन होगा, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन होगा, मृदा द्रवण होगा, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, इमारतों का टूटना आदि, ये सभी क्या है, इनके प्रभाव हैं भूकंप के। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या है, भूकंपीय लहरों का अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान में लहरों का, किसका अध्ययन करते हैं, लहरों का। भूकंपीय लहरों का अंकन भूकंप मापी यंत्र के द्वारा किया जाता है। समभूकंपीय रेखा, यह समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली एक रेखा है। भूकंपीय रेखा, समभूकंपीय रेखा, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को। सहभूकंपीय रेखा, एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है सहभूकंपीय रेखा। समभूकंपीय रेखा तो एक समान भूकंपीय तीव्रता, यानी कि कितनी तीव्र गति से आया है, दोनों की समान तीव्रता है, तो उनको जो मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, समभूकंपीय, सम। और एक होती है सहभूकंपीय, सह मतलब एक ही, जैसे मतलब एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्र, एक ही समय पर आते हैं जो भूकंप, उसको बोलते हैं सहभूकंपीय। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। सुनामी क्या है, एक जापानी शब्द है। सु का अर्थ होता है तीव्र तरंग, और नामी का अर्थ होता है बंदरगाह, अर्थात सुनामी का अर्थ होता है वह तरंग जो बंदरगाह की ओर आती है। सुनामी अंत सागरीय भूकंपों के कारण उत्पन्न लहर होती है। सागर तली में अचानक परिवर्तन और अव्यवस्था के कारण सागरीय जल में विस्थापन होने पर क्या है, सुनामी उत्पन्न होती है। भूकंपीय जो सुनामी आती कि समुद्रों में, सागरों के अंदर जो अचानक से परिवर्तन होते हैं लहरों में, और जो गति उनकी ज़्यादा होती है, अंदर जो भूकंप आते हैं समुद्रों में, उनसे क्या होती है, सुनामी। सुनामी लहरों के साथ जल की गति संपूर्ण गहराई तक होती है। खुले सागर में सुनामी लहर की अधिकतम ऊंचाई 3 से 4 फीट तक होती है, यानी कि खुला जो सागर होता है उसमें सुनामी कितनी होती है, इनकी अधिकतम ऊंचाई 3 से 4 फीट होती है। परंतु जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं उनमें ऊंचाई होती है इनकी सैकड़ों फीट तक हो जाती है, जिससे बहुत कम समय में भीषण विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा विनाश होता है, वहाँ पर ज़्यादा इसकी ऊंचाई होती है, सैकड़ों तक ऊंचाई हो जाती है इसकी। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के हिंद महासागर के तल के नीचे उत्पन्न जो सुनामी लहरों की ऊंचाई थी वो 33 मीटर से अधिक थी,
और ये सुनामी लहर भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट के नीचे क्षेपण के कारण उत्पन्न हुई थी। जो प्लेट सरकी थी उसकी वजह से ये जो है सुनामी आई थी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे। इसके कारण से इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और भारत सहित 11 देश प्रभावित हुए थे। और इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर कितनी थी? 8.9 थी। यानी कि इतनी जो है 8.9 आने के ऊपर इतना जो है देशों में नुकसान हुआ था। इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, भारत सहित 11 देश इससे प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र से है जिससे गैस, राख, तरल, चट्टानी पदार्थ, लावा निकल करके पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं होती हैं उन लावा गर्म होता है, फिर यहाँ से निकल के बाहर पृथ्वी के ऊपर आता है, चट्टानों का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के अंग देख लो, यहाँ पर फोटो दी गई है, ये नलिका है, इसमें से लावा निकल के बाहर आएगा, फिर यहाँ लावा इकट्ठा होगा, इसमें ये जो है इसका छिद्र है ये, और इसको बोलते हैं हम क्रेटर। और फिर जो ज्वालामुखी छिद्र होता है, छिद्र से निकल करके इधर लावा फैलता है चारों तरफ, और इसको जो लावा फैला है इसको बोलते हैं क्रेटर, ये ज्वालामुखी छिद्र। और यहाँ जो फैलेगा वे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होगा। ये ज्वालामुखी नली है जहाँ से मैग्मा निकल के बाहर आएगा और बाहर आने के बाद इसको क्या बोलेंगे? लावा। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं ज्वालामुखी शंकु। जब लावा छिद्र के चारों ओर जमा हो जाता है, ये जो छिद्र है और इसके चारों ओर जो जमा होगा उसको बोलेंगे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण। क्या होता है? छिद्र के चारों ओर जमा होने पर ज्वालामुखी शंकु का निर्माण, और इस शंकु को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। यानी कि यहाँ से ये छिद्र है, इसके निकल कर चारों तरफ इस तरह से फैल गया और फिर इस तरह से आ गया, तो फैलता फैलता इसको हम बोलेंगे ज्वालामुखी शंकु। एक शंकु का निर्माण कर दिया इसने, और इससे शंकु को ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। उसके पश्चात है दूसरे नंबर पे ज्वालामुखी छिद्र। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिससे होकर के लावा और जो तरल पदार्थ है वो धरातल पर आते हैं। अभी हमने पढ़ा ना छिद्र के बारे में। तो उसके बाद है क्रेटर। जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्फोट के कारण विस्तृत हो जाता है, यानी कि ये छोटा सा छिद्र है, यहाँ से लावा निकल के इधर आ रहा है तो शंकु का निर्माण हो गया, फिर यानी कि विस्फोट हो गया और फिर ये जो छिद्र बड़ा हो जाएगा यहाँ पर फैल के, ये जो बड़ा हो जाएगा ना छिद्र, इसको बोलते हैं क्रेटर। बड़ा होने पर इसमें क्या है? जल का भराव हो जाता है और इसको बोलते हैं हम क्रेटर झील। यानी कि जब लावा शांत हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? जल भर जाएगा और उसके पश्चात इसको हम बोलते हैं क्रेटर झील। जैसे कि महाराष्ट्र की लोनार झील क्या है? एक जो है ज्वालामुखी के छिद्र पे बनी हुई क्रेटर झील है, ज्वालामुखी महाराष्ट्र की लोनार झील। कालडेरा ये क्रेटर का ही एक जो है विस्तृत रूप होता है और इसका निर्माण क्रेटर में धंसाव या फिर विस्फोट के कारण होता है। क्रेटर में धंसाव हो जाता है, जैसे कि पहले छोटा सा छिद्र था, फिर एकदम तक विस्फोट हुआ, एकदम से बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ तो ये छिद्र, इसका मुंह बड़ा हो गया इस तरह से, ज्वालामुखी का ये बड़ा मुंह हो गया इसका, पहले छोटा सा था इस प्रकार से, और जो एकदम विस्फोट हुआ तो ये बड़ा मुंह हो गया इसका। फिर जैसे कि ये लावा वगैरह बहकर निकल गया, यहाँ पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो गया लावा ठंडा होने के बाद में। फिर क्या होगा? बारिश वगैरह से किसी भी प्रकार से इसमें पानी भर जाएगा, लावा ठंडा होने के बाद हमेशा गर्म नहीं रहता, वो ठंडा हो जाता है, फिर चट्टानों का निर्माण होता है। ठंडा होने के बाद प्राकृतिक रूप से वर्षा होगी, फिर यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा? झील का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं हम क्रेटर झील बोलते हैं, क्रेटर झील। और उसके अगर फिर ज्वालामुखी है, मान लो ये जो है इसमें धंसाव हो गया, नीचे की तरफ धंसाव हो गया या फिर और ज़्यादा विस्फोट हो गया तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस तरह से विस्तृत रूप हो जाएगा इसका, और इसको हम बोलेंगे कालडेरा। सबसे पहले छोटा सा जो होगा उसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी छिद्र, फिर जो बड़ा हो जाएगा उसको बोलेंगे, जो हम बोलेंगे क्रेटर, और जो और बड़ा विस्फोट हो जाएगा उसके पश्चात जो बनेगा बड़ा, इसका मुंह बड़ा हो जाता है ना ज्वालामुखी का, उसी को हम बोलते हैं कालडेरा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी से निस्तृत पदार्थ। क्या क्या पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी से? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैसें और जलवाष्प। गैसें निकलती हैं और जलवाष्प, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट से सर्वप्रथम गैसें और जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैसें हैं। तो गैसें पूछ सकता है कि कौन कौन सी गैसें निकलती हैं ज्वालामुखी से, तो निकलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं और हमारी नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड।
उसके बाद देखो, ज्वालामुखी से निकलने वाली अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, हीलियम हो गया, ये सारी गैस इसमें शामिल है। मुख्य रूप से 2-3 गैसें शामिल हैं। उसके बाद में क्या होता है, विखंडित पदार्थ। पहले गैसें निकलती हैं, भाप निकलती है, फिर क्या होती हैं, पदार्थ निकलते हैं। जैसे कि लैपिली हो गया, ये मटर के दाने के आकार के होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, ऐसे मटर के दाने के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं। दूसरे नंबर पे है टफ, धूल और राख से बना चट्टानी टुकड़ा होता है। धूल जमी होती है, धूल और राख से थोड़े से इनसे बड़े होते हैं। फिर निकलते हैं बोम। बोम कितने होते हैं, इतने बड़े बड़े। बोम के बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े निकलते हैं, ऐसे पत्थर बिखर के। और उसके बाद आते हैं ब्रेसिया, जो कि इनसे बड़े होते हैं, यानी कि बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े निकलते हैं। इस प्रकार से चारों याद रख लेना, लैपिली, टफ, बम और ब्रेसिया। उसके बाद है लावा। फिर लावा निकलता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय मेंटल के ऊपरी भाग में स्थित तरल जो पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। यानी कि जो नलिका से बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है उसको भी मैग्मा बोलते हैं। जब ये इधर नीचे आ जाता है, धरातल पर पहुँचता है, तब इसको लावा बोलते हैं। चीज़ एक ही होती है, लेकिन बस नाम चेंज होता है। अंदर हुआ तो मैग्मा, बाहर आया तो लावा बन गया। तो जब ये धरातल पर पहुँचता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम लावा बोलते हैं। ये बहुत ही गर्म होता है, एक तरह की आग लगा लो, चलती फिरती आग। लावा ठंडा होने के बाद अग्नेय चट्टान का रूप धारण करता है। तो इस प्रकार से याद रख लेना, जब ये गर्म होता है यानी कि यहाँ पर आग की तरह बहता हुआ जाता है, और जब ये ठंडा हो जाएगा, मानो ये आग ठंडी हो गई तो अग्नेय चट्टान बन गई। लावा 2 प्रकार का होता है, एक तो एसिड लावा हो गया और एक बेसिक लावा। एसिड लावा क्या हो गया, जल्दी जल्दी जो है भागेगा नहीं, चिपचिपा होता है। मतलब देखो, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ये अत्यंत गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है एसिड लावा। और ये दूर तक नहीं फैलता, बल्कि गुंबदाकार शंकु का निर्माण जो है करता है, गुंबदाकार शंकु का। जैसे कि स्ट्राम्बोलिका, इटली स्ट्राम्बोली में जो ज्वालामुखी है वो एसिड लावा का है, जो कि गुंबदाकार शंकु का निर्माण करता है। जैसे कि ये है, मान लो हमारा ज्वालामुखी, लावा निकला इस तरह से, ये जो फैलता है ना यहाँ से इस तरह पृथ्वी पर आगे की तरफ फैलता हुआ जाएगा इस तरह से, तो ये क्या करता है, बहुत ही कम फैलता है। यहाँ से जल्दी जल्दी निकलेगा विस्फोट हुआ तो, और फिर ये फैलना है इसका, जो ये चिपचिपा होता है और इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये ज़्यादा नहीं फैलता। मतलब मान लो इसकी जो ये फैलना है यहाँ से फैला वो बहुत ही कम होगा, और यहाँ से जो निकलेगा तेज़ी से वो यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, फिर इससे गुंबदाकार शंकु का निर्माण हो जाएगा इस तरह से। और जो दूसरा होता है बेसिक लावा, उसका फैलाव ज़्यादा होता है, सिलिका की मात्रा कम होगी, हल्का और पतला होगा, और वो क्या होगा, फटाफट से निकलेगा, इस तरह से फैलता हुआ जाएगा जल्दी जल्दी धरातल को ऊपर। और ये सील्ड शंकु का निर्माण करता है। किस आकृति का निर्माण करता है, सील्ड शंकु का। जैसे कि मोना लोआ का हवाई द्वीप। स्ट्राम्बोलिका इटली है, ये क्या है, एसिड लावा है, और ये हमारा हवाई द्वीप वाला बेसिक लावा। उसके बाद हम करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार है, एक तो सक्रियता के आधार पर और एक उद्गार के आधार पर है। 2 प्रकार का है ज्वालामुखी के प्रकार। और नेक्स्ट हम करने वाले हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो देखिए, एक तो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं और एक उद्गार के आधार पर। सक्रियता के आधार के ऊपर देखो, एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक होते हैं शांत ज्वालामुखी। 3 प्रकार के होते हैं सक्रियता के आधार पर। और 2 प्रकार के होते हैं उद्गार के आधार पर, जैसे कि केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। इनके बारे में आगे देखिए डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय होते हैं इस प्रकार के ज्वालामुखी से सदैव लावा, गैस, विखंडित पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ज्वालामुखी आया और फिर वो शांत हो गया, उसके बाद दोबारा उसमें कभी ज्वालामुखी आया ही नहीं, या फिर कुछ समय के बाद आया हो। इसमें लगातार, जैसे कि कुछ सालों के अंतराल के अंदर इसमें लगातार जैसे कि ज्वालामुखी आते रहते हैं। जैसे लावा निकलता रहता है, गैसें निकलती रहती हैं, विखंडित पदार्थ बाहर आते रहते हैं, वो हमेशा क्या होता है, सक्रिय रहता है। प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं किलायु है, हवाई द्वीप, ये देखो यहाँ पर है साइड में, ये याद रख लेना, जिनके ऊपर मैंने टिक किया हुआ है पहले से ही, वो हमारे इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है, जो कि मिलान करने के लिए हर बार पूछ लेता है कौन सा ज्वालामुखी और किस देश से उसका संबंध है।
तो ये ज्वालामुखी भी याद रखना और इनके जो देश हैं ये भी याद रख लेना। एक तो है इसमें सक्रिय ज्वालामुखी दिए हैं प्रमुख, एक तो हवाई द्वीप किलायू मोना लोआ हवाई द्वीप में है, माउंट एंटना सिसिली द्वीप यानी कि इटली में, स्ट्राम्बोली है इटली में, ओजोस्टेल स्लाडो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, कोटोपैक्स इक्वेडोर में है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये इम्पोर्टेंट है, फ्यूजियामा जापान में है और विसुवियस इटली में है। सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, पूरा इसको याद कर लेना। किलियू वर्तमान में क्या है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू। किलायू है हवाई द्वीप यानी कि यूएसए में। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी क्या है, इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। और ये ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित ज्वालामुखी एवं भूकंप श्रृंखलाओं में से एक श्रृंखला है। ओजोस डेल स्लाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजोस डेल। प्रसुप्त ज्वालामुखी, उसके बाद आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ होता परंतु इसकी संभावना बनी रहती है। इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी एक बार आया मतलब फटा वगैरह, और उसके बाद इसमें लगातार मतलब कुछ महीनों में गैस निकल गई, फिर कुछ दिनों के बाद 15-20 दिन के बाद में क्या हो गया, जहाँ से कंकड़ पत्थर निकले गैसें निकली, कुछ थोड़ा बहुत लावा निकला। और इसमें होता है जैसे कि 4-5 साल में एक बार फिर से जैसे कि संभावना रहती है कि ज्वालामुखी फिर से आएगा। इसकी ऐसा नहीं है, एकदम शांत नहीं होता, ये शांत होता है मृत ज्वालामुखी जिसको हम बोलते हैं, या फिर शांत ज्वालामुखी। और इसमें प्रसुप्त ज्वालामुखी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है माउंट सेंट हेलेंस जो कि यूएसए में है। शांत या फिर मृत ज्वालामुखी जो एक बार फटने के बाद दोबारा से वहाँ पर कुछ भी ऐसा जो है चीज़ें नहीं मिलती, वहाँ पर झील बन जाती है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में उद्गार प्राय बंद हो जाते हैं। जो यहाँ पर ज्वालामुखी का फेस जो होता है ये बंद हो जाता है पूर्ण रूप से, और भविष्य में इसमें कोई भी उद्गार यानी कि भविष्य में ज्वालामुखी आने की संभावना ही नहीं होती है। जैसे कि माउंट पोपा, तो माउंट पोपा उदाहरण किसका है, शांत या फिर मृत ज्वालामुखी का, म्यांमार में है। कहाँ पर है ये, म्यांमार में माउंट पोपा। देवबंद है ईरान में, कोह ई सुल्तान ईरान में है, और किलीमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। किलीमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में, मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। फिर हम पढ़ते हैं उद्भेदन के आधार पर केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी उद्गार किसी केंद्रीय मुख से भारी धमाके के साथ होता है तो ये केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी होता है। केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेटों के किनारे उत्पन्न होते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पिलियन तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, विसुवियस तुल्य, वल्केनियन तुल्य और हवाईयन तुल्य। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं, मतलब कि ये इधर से जैसे कि ज्वालामुखी का जो फेस होता है यहाँ से फटते हैं, इसको बोलते हैं पिलियन तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य और विसुविसीय यानी कि केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी। दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी होते हैं जो कि भूगर्भीय हलचलों से भूप्रपट्टी की सैलों में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं और इन दरारों से लावा बाहर निकलकर धरातल पर पहुंचता है, तो इसको बोलते हैं दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। यानी कि जो पृथ्वी का धरातल है और जो दरारें बन जाती है ना, जो नीचे प्लेटें होती हैं उनके टकराने से, उन दरारों से ज्वालामुखी बाहर वो आता है लावा बाहर, उसको बोलते हैं दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे उत्पन्न होते हैं। रचनात्मक प्लेटों के किनारे दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी से लावा पठारों का निर्माण होता है। यानी कि ये जो समतल जगह है यहाँ पर दरारें हैं, यहाँ से लावा निकलेगा, लावा जैसे कि बाहर लावा निकलता जाएगा यहाँ से दरारों से, और फिर क्या होगा, ये लावा जो है ठंडा हो जाएगा, उसके बाद जो चट्टानें बनेंगी उनसे क्या होगा, पठारों का निर्माण होगा। ये है ज्वालामुखी की और उनकी अवस्थिति कौन से देश में है, ज्वालामुखी है और ये देश हैं। फ्यूजियामा है जापान में, विसुवियस है इटली में, क्राकाटोआ है इंडोनेशिया में, कोटोपैक्स इक्वेडोर, मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए में, माउंट एटना है सिसिली द्वीप, मेरापी इंडोनेशिया में। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। ऊपर भी मैंने जो इसमें बीच बीच में है ये इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं साथ साथ, तो ये क्या है, ये भी आपको पढ़ना है कौन से देश में है, कौन सा सबसे ज़्यादा सक्रिय है, कौन सा मृत ज्वालामुखी है, ये भी याद रखना। और साथ ही साथ ये जो तालिका बनाई हुई है ये भी पढ़ लेना। वैसे इंपॉर्टेंट जो है मैंने
टिक कर दिए हैं। ये नीचे वाले मैंने कोई भी टिक नहीं किया क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे चट्टानें, रॉक्स। पृथ्वी की जो भूपर पट्टी यानी कि जो ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, ये क्या है, चट्टानों से बनी होती है। और इसका निर्माण यानी कि इसका निर्माण एक या फिर अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। चट्टानें कठोर या फिर नरम तथा विभिन्न विभिन्न रंगों की होती है। चट्टानें कठोर भी होती हैं, नरम चट्टानें भी होती हैं और अनेक रंगों की भी होती है। जैसे कि ग्रेनाइट कठोर है और सेलखड़ी नरम है। ये दोनों अलग अलग चट्टानें हैं। ग्रेनाइट है कठोर चट्टान और सेलखड़ी नरम चट्टान है। गैब्रो काला तथा क्वार्टजाइट दूधिया सफेद रंग का होता है। ये कलर के आधार पर बताई है। गैब्रो काले रंग की होती है चट्टान और क्वार्टजाइट दूधिया सफेद रंग की। चट्टानों में खनिजों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता, यानी कि निश्चित नहीं होता, कुछ भी खनिजों का संगठन निश्चित नहीं होता। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली तो आग्नेय चट्टानें होती हैं, दूसरी अवसादी चट्टानें होती हैं और तीसरी कायंद्री चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं? ये देखो, ये मैग्मा या फिर लावा के जमने से होती हैं। जो लावा बाहर आकर जमीन पे और जम जाता है ठंडा होने के बाद, उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। जो अग्नि होती है लावा की, वो ठंडी होकर आग्नेय चट्टानें बनती हैं। जैसे कि ग्रेनाइट आग्नेय आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ये ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट जो है आग्नेय है, पैग्माटाइट है आग्नेय है, डारोराइट है, गैब्रो है, ये सारी आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें क्या हैं? स्थूल और परत रहित, कठोर और जीवाश्म रहित होती हैं। यानी कि आग्नेय चट्टानें होती हैं स्थूल, परत रहित, कठोर व जीवाश्म रहित होती हैं। जीवों के जो अवशेष इसमें नहीं होते हैं, कठोर होती हैं ये। और ये आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान होती है। इनमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटियम पाए जाते हैं। यानी कि जीवाश्म इसमें इसलिए नहीं होता क्योंकि ये अग्नि से ठंडे होकर के बनती हैं। तो अग्नि में पता है आपको, किसी भी जीव का जीवाश्म जो होता है वो सभी जो नष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ का मतलब किस प्रकार से मिलेंगी? तो अग्नि आग से ठंडी हुई चट्टानें यानी कि लावा से बनी हुई चट्टानें, ये कठोर होती हैं और जीवाश्म रहित होती हैं। और ये आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टानें होती हैं। इनमें क्या क्या मिलता है? चुंबकीय मिलता है, लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज और सोना, प्लेटिनम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। बेसाल्ट में क्या है? लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, बेसाल्ट से। कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक पैग्माटाइट इन्हीं सैलों से मिलता है। झारखंड में पाया जाने वाला जो अभ्रक है इन्हीं चट्टानों से मिलता है, बेसाल्ट चट्टानों से। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है। आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अंतर्भेदी चट्टानें और एक बहिर्वेदी चट्टानें। अंतर्भेदी चट्टानें क्या होती हैं? एक तो पातालीय चट्टानें। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है और इसमें मैग्मा ठंडा होने की गति मंद होती है, जिसके कारण इसमें बड़े रवे पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट, पैग्मेटाइट आदि। मध्यवर्ती चट्टानें होती हैं जब भूगर्भ से मैग्मा निकल करके धरातल पर न पहुंच करके मार्ग में ही किसी संधि अथवा दरार में जमा होकर के ठंडा हो जाता है, तो मध्यवर्ती चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती चट्टानें, जो कि इसके भी कुछ पार्ट हैं जो कि हमें करने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन वैसे भी देख लेते हैं। एक तो होता है लैकोलिथ। ये देखिए, ये जो रास्ते में ही ठंडी हो जाती हैं, परतों में जमा होकर के मध्यवर्ती चट्टानें होती हैं और ये अपर्दन के कारण ये चट्टानें धरातल पर दृष्टिगोचर होने लगती हैं। ये चट्टानें निम्न प्रकार की होती हैं, लैकोलिथ होती हैं, बैथोलिथ होती हैं और एक स्टोक होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। एक तो घर में शांति है ही नहीं, कभी रहती नहीं है, कोई भी काम करने लग जाऊँ मैं, बीच बीच में आके बोलना ज़रूरी है बच्चों को। तो अब हम करने वाले हैं बाहर, वैसे तो शोर शराबा बहुत हो रहा है। पहले हम करेंगे लैकोलिथ। एक बार इसको बस पढ़ लेते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट था ज्वालामुखी के बारे में और ये चट्टानों के बारे में सारे हमने कर लिए हैं ज़्यादातर। ये है गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें, जिनका तल समतल होता है और एक पाइप रूपी वाहक नली से जुड़ा रहता है और मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण ये गुंबदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है, ऐसे समतल सतह पर, और एक नलकी के द्वारा यानी कि नल की पाइप की तरह ही जुड़ा होता है और वहाँ पर जो गुंबदाकार यानी कि जो लावा होता है वो इकट्ठा हो जाता है
और एक छतरीनुमा आकृति बन जाती है। फिर होता है बैथोलिथ। ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड होता है जो कि अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पातालीय पिंड है। बहुत हंसी आ रही है आज। वैसे तो एक मेरा बेटा है छोटा सा, 4 साल का हुआ नहीं अभी, लेकिन 3.5 साल का लगा लो उसको। जब भी मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, हाथ में पेन वगैरह दिखता है तो पास आकर के ऐसे चिढ़ाने लगता है जानबूझ करके। और मैं बोल देती हूँ कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रही हूँ, तो जानबूझ के ज़्यादा चिढ़ाता है आकर के बार बार। और मैं अभी उससे छुप करके वीडियो बना रही थी। बीच में 2-3 बार मैंने वीडियो रोक रोक करके कहीं कहीं छुप छुप कर पढ़ा रही थी, तो वो बार बार ढूंढ रहा था मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। यहाँ पर भी आ गया। अभी मैं उसको लॉक करके आई हूँ अंदर। चलिए, कहाँ थे हम? बैथोलिथ के ऊपर आ गए थे। छतरीनुमा बन जाती है लैकोलिथ की जो आकृति होती है, वो इस तरह से एक नलकी के द्वारा जुड़ी होती है। फिर होती है बैथोलिथ। ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड होता है जो कि अंतर्वेदी चट्टानों से ही बनता है। यह एक पातालीय पिंड है और ये एक बड़े गुंबद के आकार का ही होता है और इसके किनारे खड़े होते हैं साइड से। इसका ऊपरी तल विषम होता है, यानी कि विषम यानी कि मतलब इस तरह से एकदम समतल नहीं होता। और ये मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। ग्रेनाइट से। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो इदाहो बैथोलिथ है 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। और कनाडा का जो कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो जो है इससे भी बड़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टोक के बारे में, जो कि छोटे आकार के बैथोलिथ होते हैं उसको स्टोक कहते हैं। इसका जो ऊपरी भाग होता है वो गोलाकार यानी कि गुंबद नुमा होता है इस तरह से। स्टोक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, छोटे आकार के जो होते हैं उनको। और जो बड़े आकार के होते हैं और समतल नहीं होते, मतलब आकृति उनकी कहीं ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, कहीं समतल होती है, विषम आकृति होती है, तो उनको बोलते हैं बैथोलिथ। और जो गुंबद नुमा होते हैं विशाल आकार के, उनको बोलते हैं लैकोलिथ इस तरह से। और जो छोटे होते हैं उनको बोलते हैं स्टोक। अगला है हमारा यहाँ पर फोर्थ नंबर है लैपोलिथ। जब मैग्मा जम करके तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसको बोलते हैं लैपोलिथ। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं तस्तरी नुमा इस तरह से। और फिर होते हैं फैकोलिथ। जब मैग्मा लहरदार यानी कि इस तरह से लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ। फिर होता है सील। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसको सील कहते हैं इस तरह से। जैसे कि ये मतलब हमारी भूपर पट्टी है, फिर इसके ऊपर इस तरह से फैलता हुआ जम गया इस तरह से, तो इसको बोलते हैं सील। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर के सैकड़ों मीटर तक होती है और छत्तीसगढ़ और झारखंड में सील पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहते हैं। इनकी जो ये मोटाई होती है ना, ये 1 मीटर से कम होती है। जिसको कम होती है उसको सीट बोलते हैं, और जो 1 मीटर से कुछ सैकड़ों मीटर तक होती है उनको सील बोलते हैं। लास्ट में है डाइक। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। और झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं, जो इस तरह से धरातल के अंदर जो इस तरह लंबी लंबी जो दरारें होती हैं उनके अंदर मैग्मा जम जाता है और वो दिखाई देता है उभर के, वो कहाँ, इसको बोलते हैं हम डाइक। नंबर 2 है, एक तो ये तो थी हमने पढ़ी अभी अंतर्वेदी, जिनके आकृति के आधार पर कई प्रकार होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बहिर्वेदी। बहिर्वेदी जो चट्टानें होती हैं, जब मैग्मा या फिर लावा पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे अथवा सतह के ऊपर आकर के ठंडा होता है, तब इस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। और पृथ्वी की सतह पर लावा तीव्र गति से ठंडा होता है, जिसके कारण ये चट्टानें महीन रवे दाने वाली होती हैं, जैसे कि बेसाल्ट, गैब्रो आदि चट्टानें। दक्कन के पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ये इतनी सी लाइन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है दक्कन के पठार कौन सी चट्टानों से है, बेसाल्ट से। फिर इसमें हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टानें। प्रकृति के कारकों द्वारा चट्टानें अपक्षयित हो जाती हैं, यानी कि प्रकृति के जो कारक होते हैं जैसे कि आंधी हो गई, तूफान हो गया, सुनामी हो गई, इस तरह से ये कारक होते हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है, चट्टानों का सरण यानी कि कटाव हो जाता है और किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं। जैसे कि आंधी की वजह से रेत मिट्टी उड़कर चली गई इस प्रकार से। तो क्या होता है, बाद में दबाव या फिर रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत
जैसे कि ठोस संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे कि सेल होगी, कोयला, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट और पोटास और सैलखड़ी आदि नरम चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानों का जैसे कि पानी के द्वारा जो ऊपरी परत होती है वो बहा करके ले आती है, फिर कहीं और जमा हो जाती है, वहाँ पर जम करके इस तरह से इकट्ठी हो जाती है। रेत होते हैं नन्ही जो बालू रेत होता है, कण होते हैं छोटे छोटे, वो हवा से उड़ करके चले जाते हैं कहीं पर, और कहीं पर एक जगह पे जमा हो जाते हैं ज़्यादातर इस तरह से। और अवसादी जो चट्टानें होती हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है? सेल, कोयला, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, पोटास और सैलखड़ी आदि ये सभी शामिल होते हैं। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। यानी कि एक बार जो है इस तरह से हवा से कण इकट्ठा हुए, यहाँ पर जो है रेत इकट्ठा हो गया, फिर हवा जो है मतलब बंद हो गई या फिर कुछ और ज़्यादा हवा आ गई तो ज़्यादा जो है इधर उधर से इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ जीवाश्म इकट्ठे होंगे, कोई जैसे कि जानवर मर गए वगैरह, तो वो इनके ऊपर आकर के जमा हो जाएगी। इस तरह से वो जीवाश्म इनके अंदर रह जाते हैं। जो जीवाश्म क्या होता है? जैसे कि जीव जंतु मर जाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी जीवाश्म के अंदर ही आते हैं। पेड़ पौधे जो सूख जाते हैं या फिर नीचे दब जाते हैं पानी के नीचे या और भी मिट्टी के नीचे, उस तह के नीचे, वो जो मरे हुए पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु हो, कुछ भी हो, जो मर जाते हैं वो उनसे क्या होता है? ये जीवाश्म ही कहलाते हैं, नीचे दब जाते हैं चट्टानों में। फिर इन चट्टानों को फास्फेट, कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम, जिप्सम आदि प्राप्त करते हैं हम इनसे, अवसादी चट्टानों से। और ये परतदार होते हैं, एक के बाद एक ऊपर परत जमती जाती हैं। नेक्स्ट है दामोदर महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। नंबर 3 है यानी कि हमारा कायांतरित चट्टान। ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है और इन चट्टानों में कठोरता और दृढ़ता सर्वाधिक होती है। जो आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण है वो देखिए यहाँ पर दिया गया है। बेसाल्ट का शिस्ट में होता है, बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट में भी होता है, ग्रेनाइट का नीस में होता है। अवसादी चट्टानें बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में, सेल और क्ले का स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, और जो चाक और डोलोमाइट है संगमरमर, कांग्लोमेरेट, क्वार्टजाइट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट और हीरा में। कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण किसमें होता है? स्लेट से फाइलाइट और फाइलाइट से शिस्ट में। उसके बाद हम पढ़ेंगे वन, फॉरेस्ट, वैश्विक परिदृश्य यानी कि वनों के बारे में। वन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर? एक पहला होता है उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन यहाँ पर नंबर 4। और फिर हम पढ़ेंगे हमारे भूमध्य सागरीय वनों के बारे में। शंकुधारी वन हो गए और हमारे टुंड्रा वन। फिर हम पढ़ेंगे घास के मैदान और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे पर्वत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को। वनों से हर बार क्वेश्चन आता है, मिलान करने के लिए बोल देगा आपको कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये तटीय क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कौन से जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सभी एक ही पीडीएफ में कई चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कई जो है इसमें से क्वेश्चन आपके मिलेंगे, आपको देख लेना चाहिए, आपका एग्जाम होगा तब। तो चलिए उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, तो इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, इनको सदाबहार वन। तो ये वर्षा वन भी है, सदाबहार वन भी है, उष्णकटिबंधीय। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के पास किस लिए पाए जाते हैं? जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का है, ये भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं इधर, तो यहाँ का क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे? ये जो भूमध्य रेखा हमारी इसके आसपास मिलेंगी। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और इसलिए यहाँ पर पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, अतः इनको सदाबहार वन कहते हैं। वर्षा अधिक होने के कारण इनकी जो पत्तियाँ हैं वो हरी भरी रहती हैं, पूरी नहीं गिरती हैं, इसीलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। रोज यहाँ पर रोजवुड, आबनुस और महोगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? रोजवुड, आबनुस, महोगनी। आपको यहाँ पर रोजवुड लिख करके दे देगा,
और बोलेगा कौन सा गलत है, और साइड में लिख देगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बजाय पर्णपाती वन। फिर आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि कौन सा वृक्ष जो है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पहला था सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये मानसूनी वन होते हैं, मानसूनी, जो कि भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कौन कौन से हिस्सों में पाए जाते हैं? एक तो भारत में पाए जाते हैं, भारत जो कि कर्क रेखा बीचों बीच जाती है भारत के इधर इस तरह से, और फिर हमारी उत्तरी ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया व मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में। शुष्क मौसम में इन वनों में पत्तियां झड़ जाती हैं। जब मौसम शुष्क होता है तो क्या होता है? यहाँ पत्तियां झड़ जाती हैं। इन वनों में साल, सागवान, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो नीम, शीशम तो हम यहाँ से अपने भारत में नीम, शीशम है ना, उनसे देख लेंगे। सागवान और साल, साल का वृक्ष सागवान, जिसने भी देखा होगा आपके आसपास हो तो साल सागवान, यहाँ पर मैंने तो कभी देखा नहीं है, सिर्फ नाम सुना है। नीम, शीशम बहुत देखे हैं। तो नीम, शीशम, साल, सागवान ये वृक्ष हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और याद रख लेना हमारा भारत में है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका में। फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय, और ये जो हमारे हैं पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय, ये जो थे कर्क रेखा के आसपास पाए जाते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास। और ये जो होते हैं सदाबहार, ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास। ये है कर्क रेखा। यहाँ पर पत्तियाँ पूरी तरह नहीं गिराते हैं क्योंकि वर्षा अधिक होती है भूमध्य रेखा के आसपास, तो ये सदाबहार है, इसलिए ये पत्तियां गिरा देते हैं, अपने पूर्णतः पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं, और ये पाए जाते हैं साल, सागवान, नीम और शीशम। फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। शीतोष्ण का मतलब और ऊपर जाएंगे, ठंडा क्षेत्र होगा जहाँ पर। तो ये वन है मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशों के तटीय क्षेत्रों में, जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें पाए जाते हैं। सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पे, जो महाद्वीप होते हैं उनके पूर्वी किनारों के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ पर बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में? शीतोष्ण का मतलब ठंडा प्रदेश, और जो ठंडा क्षेत्र कहाँ पर होता है? जो तटीय होते हैं, जैसे कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है ये है, ये यहाँ से, यहाँ गुजरात के नीचे से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, और ये जो हमारा अरब सागर नीचे है, हिंद महासागर है नीचे, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर। तो इस प्रकार से जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर केरल हो गया, केरल वगैरह, तो ये जो क्षेत्र होते हैं यहाँ के, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह, तो ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ये इधर गोवा, तो इन क्षेत्रों में जो भी वन होंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होंगे। तो ये हमारे भारत का सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया तटीय क्षेत्रों का। भारत में ये वन नहीं पाए जाते हैं बिल्कुल भी। ये पाए जाते हैं जो महाद्वीपों और महासागरों के किनारे, जैसे कि मध्य अक्षांशों के तटीय क्षेत्रों में, जैसे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका हो गया, दक्षिण चीन हो गया, दक्षिण पूर्वी ब्राजील हो गया। और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बांज, चीड़, यूकेलिप्टस और दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये थे सदाबहार, और फिर है पर्णपाती वन। सदाबहार जिनके पत्ते नहीं गिरते हैं, सिर्फ वही वन होते हैं, और ये है शीतोष्ण पर्णपाती वन जो कि पत्ते गिरा देते हैं। ये है उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर, जो और ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं ना, कर्क रेखा हो गई, और फिर इससे ऊपर और जो ऊंचाई के ऊपर चढ़ते हैं हम, उत्तरी ध्रुव की तरफ या फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो इन यहाँ पर होते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ पर बांज, ऐस, बीच आदि वृक्ष पाए जाते हैं। एक तो ये वृक्ष याद रख लेना, और एक ये याद रख लेना कि कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती हैं, ठंडे क्षेत्र में पाए जाएंगे ऊपर। शीतोष्ण का मतलब आप ठंडा क्षेत्र पहले से ही पता है। उष्ण का मतलब गर्म होता है, तो गर्म क्षेत्र कौन कौन सा है ये भी पता है, कर्क से मकर के बीच बीच में पाए गए हैं। और ये फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर है भूमध्य सागरीय वन। तो भूमध्य सागरीय वन कौन से हैं? ये वन महाद्वीपों के पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? जो सदाबहार, जो शीत सदाबहार वन थे वो क्या थे हमारे? शीतोष्ण सदाबहार, ये पूर्वी तटों पर पाए जाते थे, पूर्वी किनारे, ये देखो पूर्वी किनारों पर, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर। और ये जो है हमारे भूमध्य सागरीय वन, ये दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं।
ये वन भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। ये पश्चिमी एरिया में पाए जाते हैं, दक्षिण पश्चिम वाले एरिया में, इस वाले एरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया, तो इस वाले एरिया में ये पाए जाते हैं। फिर होते हैं शंकुधारी वन, यानी जिसको हम बोलते हैं टैगा वन या फिर शंकुधारी वन। ये है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में, जैसे कि 50 डिग्री 70 डिग्री में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं, जो हमारा उत्तरी ध्रुव वाला एरिया हो गया ऊंचाई वाला, वहाँ पर। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार शंकुधारी वन सदाबहार वन होते हैं, ये याद रखना। नरम काष्ठ वाले होते हैं और इनका उपयोग कागज, माचिस, जो पैकिंग होती है नरम कागज वाली, और उनके बक्से बनाने के लिए की जाती है। यहाँ पर चीड़ और देवदार के मुख्यतः ये वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ और देवदार ये क्या होते हैं? शंकुधारी वन होते हैं, इस तरह से। फिर है टुंड्रा वन। फिर होगा हमारा 7वें नंबर पे टुंड्रा वन। ध्रुवीय प्रदेशों में अत्यंत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। कौन से ध्रुवीय प्रदेशों में? टुंड्रा वन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन से वनों में? टुंड्रा क्षेत्रों में, जो ध्रुवीय प्रदेश होता है उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल पास वाला एरिया। यहाँ पर अत्यंत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ गिरती है ज़्यादातर। यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? काई, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं, और इन्हें हम टुंड्रा वन या फिर वनस्पति बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे घास के मैदान। सबसे पहले हमने पढ़ा था उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। मैं यहाँ पर बना करके छोड़ देती हूँ, गोल आई से मेरे से बनेगी नहीं बिल्कुल भी। ये 0 डिग्री वाली रेखा, भूमध्य रेखा, ये हो गई हमारी कर्क रेखा, और ये हो गई हमारी मकर रेखा। रेखा अपने आप लिख लेना, या मतलब समझ जाना आप इससे। और ये जो हमारा हो गया इससे ऊपर का उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, और ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, वैसे ही ये भी 23.5, फिर 66.5 डिग्री, और फिर 90 डिग्री, इस तरह से। ये जो एरिया है, एक सेकंड रुकना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको है, ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला हिस्सा। मतलब पूरा उष्ण कटिबंधीय तो नहीं है, लेकिन सदाबहार, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर आसपास, और इसका एरिया जो इसके ऊपर का आसपास जो एरिया है, ये वाला, ये होगा हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन वाला, ये एरिया जो है इसके आसपास। और ये है हमारा यहाँ पर जो भारत है, कर्क रेखा इसके बीचों बीच गुजरती है, ये हमारे भारत की स्थिति यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के हिस्से भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और ये है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और इस भूमध्य रेखा के आसपास जो पाए जाते हैं, ये इस एरिया में ये पाए जाते हैं सदाबहार वन, जो कि हमेशा इनके पत्तियां जो हरी भरी रहती हैं, सारी पत्तियां नहीं गिराते, गिराते तो हैं लेकिन पूरी तरह नहीं गिराते, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और यहाँ पर पाए जाते हैं साल, सागवान, नीम और शीशम। और इनमें पाए जाते हैं, इन वनों में कौन कौन से पाए जाते हैं? रोजवुड, आबनुस और कुछ महोगनी, इस तरह के। फिर आते हैं हमारे शीतोष्ण सदाबहार वन, जो कि इस एरिया में पाए जाते हैं। और थोड़ा सा ऊपर आने के बाद शीतोष्ण सदाबहार वन, फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन, और थोड़ा सा ऊपर आ जाओगे आप, और फिर जो हमारे ये जो झाड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, ये पाई जाती हैं बिल्कुल ऊंचाई के ऊपर, बिल्कुल ऊंचाई के ऊपर, जहाँ पर ढेर सारी बर्फ़ गिरती है।
ये है शंकुधारी वन और ये टुंड्रा प्रदेश, यानी कि जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं यहाँ पर। यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ, ये थोड़ी सी नीचे वाला शंकुधारी वन यहाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह से इससे आप समझ जाना, बस मेरे को यहाँ पर लिखने के लिए वैसे ज़्यादा जगह भी नहीं है। और आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं हम। ये था वनों के बारे में। सारी जो PDF है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, एचटेट के लिए बहुत से क्वेश्चन इसमें से क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर हम करेंगे हमारे घास के मैदान, जो कि हर बार आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि घास के मैदानों के बारे में कोई क्वेश्चन ना आए एचटेट में। पहला है सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में। कौन से घास के मैदान कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका में है सवाना घास के मैदान। लानो जाएगा वेनेजुएला में और कोलंबिया में। वेनेजुएला ऑप्शन में मिलेगा या फिर कोलंबिया मिलेगा। सेराडो है ब्राज़ील में। कैंपोस है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे में। सेल्वास है अमेजन बेसिन यानी कि दक्षिण अमेरिका में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो सवाना है, लानोज है, कंपोस है और सेल्वास है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। प्रेरी है उत्तरी अमेरिका। स्टेपीज है यूरेशिया के। पंपास है अर्जेंटीना की। वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में और कैंटरबरी है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है? कौन से देश और महाद्वीप? और ये घास के मैदान, कौन से घास के मैदान कहाँ पर है? सारे इसमें दिए गए हैं। सारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट घास के मैदान हैं सभी इसमें दिए हैं। इसकी विशेषताएं ज़्यादातर आपसे नहीं पूछता है, सिर्फ आपसे यही पूछेगा कि इनका मिलान करो। ज़्यादातर मिलान ही आता है इन चीज़ों का, कि कौन से घास के मैदान कहाँ पर हैं, कौन सा वृक्ष कहाँ पर उसमें पाया जाता है। तो ये चीज़ें ही आपसे ज़्यादातर पूछता है, मिलान वाली। फिर है पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की पर्वत चोटियाँ। जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है 3 भागों में बटा है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और ये जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पर, ये भारत वाला इस तरह से, मुझे मैप वगैरह बनाना तो नहीं आता वैसे, लेकिन फिर भी इस तरह से जो है कुछ, तो ये जो हिमालय है यहाँ से लेकर के इस तरह से फैला हुआ है। यहाँ से लेकर, इसको कट कर दो आप, ये यहाँ से लेकर के यहाँ, तो ये है पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर हिमालय की पर्वत चोटियों की मतलब क्रम में लगाया है। पूर्व से लेकर के पश्चिम, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके आपको यहाँ तक आपको सभी जो है क्रम में लगा दी हैं। तो सबसे पहली है नामचा बरवा, और ये यहाँ पर साथ साथ में इनकी ऊंचाई भी दी गई है। नामचा बरवा 7,756 मीटर में ऊंचाई दी गई है। कंचनजंगा, फिर है कंचनजंगा 8,586 इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की। और ये कंचनजंगा है, मतलब सबसे पहली जो हमारी पूर्व में है नामचा बरवा, फिर हमारी कंचनजंगा है। फिर आती है तीसरे नंबर पे मकालू आती है 8,481 वाली। फिर माउंट एवरेस्ट आती है, सबसे ऊंची चोटी है जो 8,848 और 50 भी मिल सकती है फिलहाल। अन्नपूर्णा आती है फिर 8,091। और फिर है धौलागिरी 8,167। नंदा देवी है 7,816 किलोमीटर। त्रिशूल है 7,120। बद्रीनाथ है 7,138 मीटर। फिर है गोडविन आस्टिन 8,611। और है नंगा पर्वत 8,126। और है राका पोसी 7,000 कितनी थी वो, एक सेकंड रुकना जरा, 7,784। सिर्फ इतना ही था पर्वतों के बारे में। तो बाकी हमने कुछ कर भी लिया है पहले की PDF में, तो उसमें भी कर लेना। 1 लाइनर नोट्स भी करवा दूंगी मैं साथ साथ ज्योग्राफी के। तो चलिए इतना ही वीडियो था, और सारी वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, PDF इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब तक आपको PDF नहीं मिलती है आप वीडियो से पढ़िए। वीडियो से पढ़ने के बाद में आपको जो PDF मिलेगी उससे आप रिवाइज कर लेना, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जिनको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि व्यू बहुत आते हैं, लाइक बहुत ही कम दिखते हैं। तो मेरा मन ऐसा करता है कि वीडियो अच्छी नहीं लगी, शायद बच्चों को कुछ कमी रह गई है। पूरी कोशिश करती हूँ मैंने कभी जैसे कि फेस टू फेस कभी बच्चों को, वैसे छोटे बच्चों को तो पढ़ाया है लेकिन बड़ों को वैसे मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है। तो जिस तरह मैं शुरुआत करी है अभी, तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि आपको बेस्ट देने की कोशिश करूँ, बेस्ट से बेस्ट दूँ। कोशिश नहीं करूँ बल्कि दूँगी बेस्ट, अपनी पूरी तरफ से कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छा। और फिलहाल मेरे पास रिसोर्सेज भी कम है, कुछ चीज़ें नहीं है जैसे कि माइक वगैरह हो गए
और घर में कोई भी स्टूडियो वगैरह नहीं है कहीं पर भी आसपास कि मैं कहीं पर जा कर के शांति से रिकॉर्ड कर लूँ। बैकग्राउंड में बहुत सी आवाज़ें आने लगती हैं। इन सभी चीज़ों की दिक्कतें होती हैं अभी थोड़े दिन में, जैसे कि मैं देखूँगी धीरे धीरे सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टाइम के साथ सब चेंज हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को। जो भी चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, गुड नाइट।